हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने अपने जो है 14 लेक्चरों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज ये हमारा 15 नंबर का लेक्चर है, जिसका नाम है हमारे चारों ओर की वायु। इस जो लेक्चर है इसमें हम जानेंगे कि वायु जीवन के लिए क्यों आवश्यक है और वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, लेकिन इसकी उपस्थिति का पता कैसे चलता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि वायु के संगठक में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सम्मिलित होती हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों को O2 कैसे मिलती है। इसके अलावा वायुमंडल में जो है O2 कैसे पहुंचती है। तो चलो अब हम हमारा जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि जो सभी जो जीव हैं उनको वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने कभी वायु को देखा है? तो संभवतः आपने जो है कभी भी वायु को नहीं देखा होगा, लेकिन जो वायु है उसको आपने महसूस जरूर किया होगा, उसकी उपस्थिति को जो है अनुभव जरूर किया होगा। तो इसे आप तब अनुभव करते हैं जब जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो खड़खड़ाती है, या कपड़े जब हम तार पे सूखने के लिए डालते हैं तो वो धीरे धीरे हिलते हैं, और जब हम पंखा चालू करते हैं तो जो हमारी पुस्तक है उसके जो खुले पृष्ठ है वो इधर उधर उड़ने लगते हैं और वायु के बहने के कारण ही जो हमारी पतंग है वो आकाश में उड़ती है। इस प्रकार हम जो है वायु की उपस्थिति को हमें महसूस करते हैं। और जो हमने हमारा जो अध्याय 5 था उसमें भी हमने एक क्रियाकलाप किया था, जिसमें रेत और बुरादे के जो मिश्रण था उसको निष्पावन विधि के द्वारा पृथक किया था। तो निष्पावन विधि है उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर भी जो है वायु की उपस्थिति जरूरी थी। और जो ये चरखी है उसको भी चलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ये जो वात सूचक दिया गया है इसके अंदर ये वात सूचक है वो घूमता है और उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा से वायु चल रही है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। तो अब हम देखेंगे कि जो वायु है वो क्या हमारे चारों ओर उपस्थित रहती है। तो इसका पता लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो इस क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, हम जो है एक खाली बोतल लेंगे, और ये जो बोतल है वास्तव में बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ है। अब हम इसको उल्टा करते हैं, क्या अभी इसके अंदर कुछ है। हम देखते हैं कि क्या ये जो बोतल हमने ली है इसके अंदर कुछ है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक बाल्टी है उसके अंदर पानी लेंगे, और जो बोतल हमने ली है उसको उल्टा करके पानी के अंदर डाल देंगे। जो मुख है वो नीचे की तरफ रखेंगे हम बोतल का, और उसके अंदर डालेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं, जो पानी जो है वो बोतल के अंदर नहीं जाता है। और जैसे ही हम बोतल है उसको थोड़ा तिरछा करते हैं तो जो पानी है वो बोतल के अंदर जाने लगता है, और जो उसके अंदर उपस्थित वायु जो थी वो बुलबुलों के ऊपर उनके रूप में ऊपर आने लगती है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी बोतल थी वो पूर्णतः खाली नहीं थी, उसके अंदर क्या था, वायु थी, जिसकी उपस्थिति के कारण पानी जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। और जैसे ही हमने जो बोतल है उसको थोड़ा सा तिरछा किया तो जो पानी है उसको अंदर प्रवेश करने के लिए स्थान मिल गया, और वायु को बाहर निकलने के लिए स्थान मिल गया, और जो वायु हमारी है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई। तो ये क्रियाकलाप क्या दर्शाता है कि वायु जो है वो क्या करती है, स्थान घेरती है। ये बोतल में जो है पूरे स्थान में भरी हुई थी, यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता है, हम जो है इसके आर पार देख सकते हैं। यह जो है वो पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की जो है एक पतली परत उससे घिरी हुई होती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है, तथा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वायु किससे मिलकर बनी होती है, या वायु जो है उसमें कौन कौन से संगठक जो है उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला हमारा संगठक है वो क्या है, जल वाष्प है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जल वाष्प है वो जो वायु में जो है जल वाष्प जो है विद्यमान होती है,
हमने ये देखा है कि जब जो जल वाष्प है वो वायु के संपर्क में आती है या किसी यानी किसी ठंडे जो पृष्ठ है उसके संपर्क में आती है, तो इसकी उपस्थिति में जल वाष्प जो है ठंडी होकर जल में बदल जाती है और जल की कुछ बूंदों के रूप में पृष्ठ की सतह पर हमें दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए जो वायु में जल वाष्प है उसका होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो अपने शिक्षक है उसकी उपस्थिति में जो दो बर्तनों को लेना है, यानी दो उथले पात्रों को लेना है और उसके अंदर समान आकार की हमें क्या रखनी है, मोमबत्ती रखनी है उन पात्रों के बीच के अंदर। और उन पात्रों में अब हमें क्या डाल देना है, उसमें पानी डाल देना है। अब मोमबत्ती को हमें जलाना है और जो प्रत्येक मोमबत्ती है हमारी उसके ऊपर हमें क्या रखना है, उसके ऊपर जो हमें उल्टा करके गिलास रखना, और जो गिलास हमने लिए दोनों उनके साइज जो है एक दूसरे से अलग होना चाहिए, यानी एक गिलास बड़ा और एक गिलास छोटा होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, हमें क्या है ध्यानपूर्वक देखना है कि जलती हुई मोमबत्ती और पानी की सतह को क्या हुआ है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या मोमबत्ती जलती है या बुझ जाती है, क्या गिलासों के अंदर जल का स्तर समान रहता है। तो मोमबत्ती का जलना निश्चित ही वायु की उपस्थिति को वायु में जो है कोई ऐसा अवयव जिसकी उपस्थिति के कारण संभव है। तो ये मोमबत्ती हमारी है तब तक जलती है जब तक जो है वायु के अंदर, यानी इस जो कांच के गिलास के अंदर जो वायु है उसके संगठन में जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हमारी मोमबत्ती जलती है। जब ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह उपयोग में ले ली जाती है उसके बाद जो मोमबत्ती है वो हमारी बुझ जाती है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव जो है ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण हमें ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास की में सीमित मात्रा में है। जब तक यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जलने पाती है तथा वह बुझ जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है जल का स्तर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तथापि जल के ऊपर उठने की जो घटना है जड़ने की घटना है उसको है जो है मोमबत्ती में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। नेक्स्ट संकेतक हमारा है नाइट्रोजन। अब हमने क्या किया, जो हमारी मोमबत्ती थी वो ऑक्सीजन को उपयोग में करके बुझ गई। इसमें अब भी कुछ जो मात्रा में गैस है वो उस गिलास के अंदर बच जाती है। तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक जो बड़ा भाग है वो गिलास में शेष रह जाता है। ये सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायता नहीं करते हैं। वायु का जो एक अवयव है यानी हमारा जो नाइट्रोजन है वो वायु का लगभग 4/5वां भाग है और जो मोमबत्ती को जलने में उपयोग में नहीं हुआ, यानी जो नाइट्रोजन है वो मोमबत्ती को जलने में सहायता नहीं करती है। और नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कभी कभी जो किसी कमरे में कोई वस्तु जल रही होती है तो हमें क्या होता है, घुटन महसूस होने लगती है। यह घुटन कमरे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अत्यधिक होने के कारण हमें होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में वहाँ एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण जो है वस्तुओं को जलने के कारण होती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन क्रिया केंद्र ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग एक मुख्य जलने पर ऑक्सीजन जो है का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड व कुछ अन्य गैसें बनती हैं। धूल तथा धुआं। हमारी जो वायु है उसके अंदर धूल तथा धुआं भी उपस्थित होते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने पर जो है हमें धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ मात्रा में जो है सूक्ष्म धूल के कण भी होते हैं जो प्राय हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस कारण आप जो है कारखानों में लंबे चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनियाँ हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर रख ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों से बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहती है। तो इसका पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
हमें क्या करना है कि अपने घर या फिर विद्यालय में हमें एक धूप वाला कमरा देखना है, जिसके सारे दरवाजे और खिड़की हमें बंद कर देने हैं और उसके अंदर जो भी पर्दे वगैरह हैं वो लगाकर उससे कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देना है। अब हमें क्या करना है, किसी खिड़की या फिर कोई भी दरवाज़ा जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उस तरफ से हमें थोड़ा सा खोल देना चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो सूर्य की किरण है वो उस झिरी में से हमें सीधी अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और अब इस किरण को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, जो प्रकाश आ रहा है उसके अंदर हमें छोटे छोटे धूल के कण इधर उधर घूमते हुए नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस किरण के पुंज के अंदर हमें क्या दिखा है, धूल के कण दिखाई देते हैं। तो ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम जो है नाक से सांस लेते हैं तो हम जो है वायु को अंदर की तरफ लेते हैं। तो धूल के कण जो है हमारे श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। रोकने के लिए हमारे नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है, जिसमें उलझकर या फंसकर ये जो धूल के कण हैं ये हमारे श्वसन तंत्र तक अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या आपको याद है कि कभी आपके घर वालों ने आपको डांटा हो जब आप मुंह से सांस ले रहे हो? क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये जो धूल के कण हैं ये हमारे जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह हम क्या है, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीव और पौधे जो है पौधों को जो है ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। अब हम देखते हैं कि उनको ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक बीकर या किसी भी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे। अब इसे एक स्टैंड पर रख देंगे और फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी को गर्म करते हैं। पानी के उबलने से पहले सावधानीपूर्वक पात्र जो है उसके अंदर की सतह को हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि उसके जो पात्र है उसके अंदर की सतह पर छोटे छोटे से बुलबुले से चिपके हुए हमें दिखाई देते हैं। ये बुलबुले जो हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण होते हैं। जब पानी जो है वो गर्म हो जाता है तो घुली हुई वायु है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती है। तो आप क्या करते हैं, आप पानी को यदि और गर्म करेंगे तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। और अध्याय 8 व 9 में हमने पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वो श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं। तो जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उसको भी हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। एक बीकर तथा एक कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ठेला लीजिए। अब इसे जो है पानी में हमें डालकर इसका अवलोकन करना है। क्या आप मिट्टी में जो है बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? तो ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु उपस्थित है। जब मिट्टी के ठेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो कि बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधे जो कि जड़ों से श्वसन करते हैं उनके लिए वो जो है इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी माद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर तथा बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध होती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों में जो है वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में वे जमीन के अंदर रहने वाले जीव जो है सांस लेने के लिए जमीन पर उन्हें आना पड़ता है। यही कारण है कि केंचुए जो है भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद भी वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन को विस्थापित कौन करता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? तो हमने जो है अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही वे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग में की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यदि यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते, पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो आप पवन चक्की को देखिए कि वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए तथा आटा चक्की इनको चलाने के लिए पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने से ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा अन्य कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से जो पौधे हैं उनके बीजों तथा फूलों में जो परागकण है उनकी परागकणों को इधर उधर कर फैलाने में सहायता करते हैं। जल चक्र में वायु का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हमें जो है इस चैप्टर का सारांश देखते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जो है वो जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है तथा श्वसन के लिए भी सहायक है। वायु की वह परत जो कि पृथ्वी को घेरे रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है अपनी राय कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। थैंक यू।